प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिद्दनाबाद होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, कल से हम लोग छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण एक विषय छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किए थे, जो कि छत्तीसगढ़ के आगामी एग्जाम होने वाले हैं। चाहे वो सीजी व्यापम का हो, सीजी व्यापम के से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, चाहे सीजीएसआई हो, वो अभी होने वाला है एडीओ एग्जाम, पटवारी और सीजी पुलिस हो, चाहे होमगार्ड हो, इन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कौन सा? छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इतिहास से अगर 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछा जाते हैं, उसमें से सर्वाधिक वेटेज आपको देखने को मिलता है आधुनिक इतिहास से। ये आधुनिक इतिहास सभी के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जी। ठीक है, तो चलिए, कल हमने क्या देखा है? तो कल हम लोग छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है उसके पृष्ठभूमि को देखे हैं। क्या देखे हैं? पृष्ठभूमि को देखे हैं जी। ये जो कल का है, इसमें हम लोग जाने हैं कि किस प्रकार के आधुनिक इतिहास को हम लोग पढ़ें, जिसमें से आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखे हैं चाल पीढ़र होते हैं, जिसमें से मराठा शासन, ब्रिटिश के अधीन हो जाता है मराठा शासन, पुनः मराठा शासन देखने को मिलता है, वही ब्रिटिश शासन पुनः देखने को मिलता है प्रत्यक्ष रूप से। तो छत्तीसगढ़ में जो आधुनिक इतिहास है उसका प्रारंभ होता है मराठों के आगमन से होता है, मराठों के आक्रमण से होता है जी। जिसमें से जब आक्रमण होता है, भास्कर पंत आक्रमण करते हैं, उस समय 1741 ईस्वी था। तो 1741 ईस्वी में अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे राजा कोई आता नहीं है, तो राजा जब आएंगे तब वो प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? नागपुर में ही रहकर शासन करना चालू कर देते हैं, ठेकेदार को नियुक्त करके, जिसे हम लोग बोलते हैं सूबा शासन। ठीक है, तो सूबा शासन भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ अधीक्षक यहाँ पे क्या करना प्रारंभ कर देता है? शासन करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद जो अधीक्षक होते हैं वह पुनः मराठों को शासन दे देते हैं, रघुजी तृतीय को दे देते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन करना प्रारंभ कर देते हैं और यह आजादी तक 1947 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं जी। ठीक है, तो इसको हम लोगों को आधुनिक इतिहास को पढ़ना है इसके ही अंतर्गत। अब इसमें प्रत्यक्ष मराठा के कौन कौन से शासक आएंगे? बिम्बाजी भोसले हैं, चिमड़ा जी भोसले हैं, चाहे वो वेंको जी भोसले हो, चाहे वो पुरसो जी भोसले हो, अप्पा जी भोसले हो, वह रघु जी हो, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से ट्रिक के साथ याद किए हैं जी। देखिए, ट्रिक के साथ याद कीजिए। बचपन बचाओ परसों अप्पा, ठीक है जी। इसको याद करने के लिए इसमें ज्यादा समय व्यक्त नहीं लूंगा, क्योंकि कल की कक्षा में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस प्रकार से हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे, पृष्ठभूमि क्या रहनी चाहिए और किस प्रकार से हम लोग आधुनिक इतिहास को ट्रिक से पढ़ेंगे, इसके बारे में पहले से अवगत करा चुका हूं कल की कक्षा में। देखिए भाई, किस प्रकार से हम लोग ट्रिक के जरिए याद किए हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास का लेक्चर नंबर 2, जिसमें से अभी से हम लोग प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ में मराठा काल। क्या प्रारंभ करेंगे? छत्तीसगढ़ में मराठा काल। और ये जो छत्तीसगढ़ में मराठा काल है, छत्तीसगढ़ में मराठा काल, मराठा काल या मराठा शासन कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो छत्तीसगढ़ में मराठा काल है, ये मराठों के आगमन से ही हुआ है ना? तो मराठों के आगमन से हुआ है जी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब मराठा इस समय आए थे, तो उस समय यहाँ पे कौन कौन सा था जी, इसको हम लोग देख लेते थे। अगर बात की जाए मराठों की, तो सबसे पहले ख्याल आता है शिवाजी महाराज का। किसका आता है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज है, ये रायगढ़ में थे। रायगढ़ के किले में क्या किए थे? ये शासन किए थे, भागदौड़ संभाले थे। कहां पे? रायगढ़ में, रायगढ़ जिले। अब रायगढ़ जिले कहां पे है? महाराष्ट्र में है जी, अन्यथा न लेना हमारे छत्तीसगढ़ वाले। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ किले में है। ठीक है, रायगढ़ किले में है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया है? स्थापना। जिले को हटा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, रायगढ़ किले लिखता हूं। ठीक है, ये है जी। तो रायगढ़ किले में छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज क्या करते हैं? यहाँ पे नागपुर में मराठा वंश की स्थापना करते हैं। मराठा वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं? मराठा वंश की स्थापना करते हैं। कब स्थापना करते हैं? 1674 में। कब करते हैं? 1674 में करते हैं जी। ठीक है, इसी का ही वंशक्रम जो कि अलग हो जाएगा, इन्हीं की ही एक अलग शाखा जो कि नागपुर में आ जाएगा। और नागपुर भी कहां पे है? महाराष्ट्र में ही है।
क्या है ये? नागपुर है जी। ये कौन सा है? नागपुर है। ये क्या हो रहा है? ये है नागपुर। ये नागपुर में क्या करेंगे? यहाँ पे नागपुर में एक अलग शाखा बनाएंगे। कौन बनाएगा जी? यहाँ पे इस समय जब बनाएंगे, कौन बनाएगा? रघु जी प्रथम। कौन बनाएंगे? रघु जी प्रथम बनाते हैं। रघु जी प्रथम। और रघु जी प्रथम कब बनाएंगे? यहाँ पे कौन शासन कर रहा था उस समय? उस समय शासन कर रहा था कौन? रायगढ़ में कौन शासन कर रहा था? रायगढ़ के किले में साहू जी। कौन? छत्रपति साहू जी। ठीक है, छत्रपति साहू जी। इस छत्रपति साहू जी के शासन काल में, छत्रपति के जी के शासन काल में रघु जी प्रथम 1739 में, 1739 में नागपुर में क्या करते हैं? एक अलग शाखा स्थापित करते हैं जिसे कहते हैं भोसला शासक। क्या कहते हैं? भोसले। क्या कहते हैं जी? भोसले कहते हैं। ठीक है, भोसले कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं? मराठा कहते हैं। तो मराठा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मराठा का ही एक शाखा है, इस वजह से इसे मराठा कहते हैं। लेकिन नागपुर में अलग शासन या करेंगे, स्थापना करेंगे जिसे भोसला शासक कहेंगे। ठीक है, इसे ठीक इसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा इंदौर में होलकर देखने को मिलेगा, होलकर देखने को मिलेगा। ठीक है, गायकवाड़ देखने को मिलेगा, बड़ोदरा देखने को मिलेगा गुजरात में। तो इस प्रकार से अलग अलग शाखा देखने को मिलता है। कहां? किसकी? मराठों की। ठीक है, ये है जी, इतना आपको पता चल गया। तो रघु जी प्रथम क्या करते हैं? 1739 में यहाँ पे भोसले वंश की स्थापना करते हैं। स्थापना तो हो गए भोसले वंश की। अब कोई भी अगर स्थापना करता है तो उसको शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति कब होती है? जब उसके पास धन होता है। और धन होता है तभी जब उसके पास सेना होती है। तो सेना को धन देने के लिए उसके पास भी सेना होनी चाहिए, पूंजी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? अपनी साम्राज्य विस्तार करने के लिए ये दूसरे अलग क्षेत्र में क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो इस समय यहाँ पे कौन कौन शासन कर रहा था जी? तो उस समय यहाँ पे उड़ीसा में कौन शासन कर रहा था? उड़ीसा में कौन शासन कर रहा था उस समय? उड़ीसा में कौन शासन कर रहा था? और पश्चिम बंगाल में कौन शासन कर रहा था? छत्तीसगढ़ में कौन शासन कर रहा था? ये बताइए भाई। तो ये कौन कौन शासन कर रहेंगे? उड़ीसा में मीर हबीब शासन कर रहेगा। कौन? मीर हबीब। हबीब, मीर हबीब शासन कर रहे होगा। और वहीं पर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में अली वर्दी खां, अली वर्दी खां। वही छत्तीसगढ़ में कौन? तो छत्तीसगढ़ में शासन कर रहा था रघुनाथ, रघुनाथ सिंह। ठीक, ये शासन कर रहा था भाई। आसपास के माहौल को हम लोग देखते हैं। तो ये क्या करेंगे? नागपुर के भोसले शासक रघु जी प्रथम, इसके जो सेनापति थे, कौन से थे? इसके जो सेनापति थे, सेनापति, और इस सेनापति का क्या नाम है जी? भास्कर पंत। भास्कर पंत। ये जो भास्कर पंत है ना, ये बहुत ही खतरनाक था। रघु जी प्रथम के जो साम्राज्य विस्तार है उसमें भास्कर पंत बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है जी। कोई भी मराठा वंश हो, इस मराठा वंश के अंतर्गत अगर विस्तार की बात की जाए, कोई भी शासक अगर अच्छा शासक रहेगा, उसके पास कुशल सेनापति होंगे और उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सदस्य होंगे मराठों के अंतर्गत। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें। अब ये भास्कर पंत क्या करते हैं साम्राज्य विस्तार के लिए? ये क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल, बंगाल का क्या करते हैं? यह अभियान प्रारंभ करते हैं जिसमें से मीर हबीब के कहने पर अलवर्दी खां के ऊपर आक्रमण करता है। कौन? कौन करता है जी? भास्कर पंत करता है। कौन करता है? भास्कर पंत करता है। तो भास्कर पंत निकलेगा कहां से? नागपुर से निकलेगा, तो छत्तीसगढ़ होते हुए जाएगा ना। चलिए अगले मैप में देखते हैं, अगले मैप में देखते हैं भाई। हम लोग अच्छा से ही देखेंगे, ऐसा नहीं है ना। ये इस वाले मैप में देखेंगे। अलवर्दी खां के ऊपर कौन आक्रमण करेगा? नागपुर में ये है, नागपुर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ में रतनपुर है, यहाँ पे उड़ीसा में है। ठीक है, मीर हबीब। और पश्चिम बंगाल में कौन है? अलवर्दी खां, अली वर्दी खां है। वहीं उड़ीसा में कौन है? उड़ीसा में है कौन? मीर हबीब, मीर हबीब, मीर हबीब है। ठीक है, रघुनाथ सिंह छत्तीसगढ़ में है, रघुनाथ सिंह। इसी के ही एक क्या थे? सत्ता प्रेमी था। कलचुरी वंश में ही एक और सत्ता प्रेमी था जिसका नाम था मोहन सिंह। मोहन सिंह। कौन सा? मोहन सिंह था। ठीक है, ये जो मोहन सिंह है ये सत्ता लोभी था। सत्ता मेरे हो ऐसा करके ये सोच रहा था। तो क्या करेंगे? भास्कर पंत आक्रमण करेगा,
भास्कर पंत, भास्कर पंत जब आक्रमण करेगा पश्चिम बंगाल में, तो ये किधर से जाएगा आप ही लोग बताइए। बीच में कौन आएगा? छत्तीसगढ़ आएगा ना। तो जब छत्तीसगढ़ होते हुए यह गुजर रहा था, उस समय मोहन सिंह को पता चलता है कि हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं कौन? भास्कर पंत। और ये जो भास्कर पंत है, इससे क्या करते हैं? वो आमंत्रण करते हैं। कौन करता है? मोहन सिंह करता है। और मोहन सिंह क्या कहते हैं? आप हमारे छत्तीसगढ़ में आइए। यहाँ पे क्या है? एक रतनपुर में है, स्थित है एक वंश है जिसका नाम है कलचुरी वंश। और ये जो कलचुरी वंश है, इसमें एक वृद्ध व्यक्ति शासन कर रहा था, रघुनाथ सिंह। क्या कहता है? वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति कहता है, वृद्ध व्यक्ति शासन कर रहा है, जो कि पुत्र वियोग में क्या है? पुत्र वियोग में है। युद्ध करने की शक्ति इसमें नहीं है। आप इनके ऊपर आक्रमण करेंगे तो ये आत्मसमर्पण कर देगा। कौन कहता है? मोहन सिंह कहता है। और उसके बाद जब आत्मसमर्पण करेगा, जीतने के बाद आप मुझे गद्दी दे देंगे। कौन कह दिया? मोहन सिंह कह दिया। और मैं आप लोगों को क्या करूंगा? बदले में मैं आप लोगों को सहायता दूंगा और सेना को आमंत्रण, सेना को क्या करूंगा? मैं सेना को अनाज दे दूंगा, यहाँ पे धन दे दूंगा, ऐसा करके बोल दिया। कौन बोल दिया? मोहन सिंह। ठीक। अब ये रघुनाथ सिंह जो है, रघुनाथ सिंह के ऊपर जब आक्रमण करेगा भास्कर पंत, तब भास्कर पंत क्या होंगे जी? भास्कर पंत जब आक्रमण करेगा ना रघुनाथ सिंह के ऊपर, जब सिंह द्वार में क्या करेंगे? तोप चलाएगा। तब तोप चलाएंगे तो ये क्या करते हैं? इनकी जो पत्नियां रहती हैं, वो झंडी दिखाकर, सफेद झंडी दिखाकर आत्मसमर्पण कर देती हैं जी। बिना युद्ध किए आत्मसमर्पण कर दिए। उसके बाद क्या करते हैं? रघुनाथ सिंह के ऊपर भास्कर पंत कब आक्रमण करेंगे? 1741 ईस्वी में करेगा। और ये जो 1741 ईस्वी में जब आक्रमण करेगा, तब क्या करेंगे? आत्मसमर्पण करेंगे। और आत्मसमर्पण करने के बाद यहां से जो अनाज थे, जहां की जो रकम थी, सोने चांदी थे, उसे क्या कर लेता है? वो आगे चला जाता है। और आगे जाता है तब यह बंगाल अभियान करेगा जी। ठीक है, ये हो गया। तो गुलाम किसके हो गए? रघुनाथ सिंह किसके गुलाम हो गए? भास्कर पंत के। और भास्कर पंत किसका सेनापति था? मराठों का, भोसलों का। तो भोसलों का अधीन में कौन आएगा? रघुनाथ सिंह आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे रतनपुर में यहाँ पे रहकर शासन नहीं करेंगे, वो लूट कर चले जाएंगे, अपने अधीन में लेकर, नियंत्रण में लेकर। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? 1741 में ही क्या करेंगे? रतनपुर में रघुनाथ सिंह के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि इसे ही नियुक्त करते हैं कि आप यहाँ पे शासन करिए और हमें क्या करेंगे? टकोली कर देंगे। क्या देंगे? कर देंगे। कौन बोल दिया? भास्कर पंत करके बोल दिया। और इसके ऊपर कर लगाकर चला गया, प्रति वर्ष आप हमारे लिए कर देंगे करके चला गया। ठीक है, ये हो गया। तो एक प्रकार से याद देखे, चल किसका रहा है? नागपुर के भोसले शासक का चल रहा है। रघु जी का चल रहा है किसके ऊपर? रघुनाथ सिंह के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होंगे? अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर दिए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पहला जो शासन देखने को मिलेगा, आपको अप्रत्यक्ष शासन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग प्रारंभ करेंगे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासन। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन, अप्रत्यक्ष शासन। ठीक है भाई, अप्रत्यक्ष शासन किस प्रकार का हुआ, ये हमें समझ में आ गया। और अप्रत्यक्ष शासन की अगर मैं बात करूं, तो उस समय हमारे जो छत्तीसगढ़ में शासन हो रहा था, तो उस समय शासन कौन कर रहा था जी? कलचुरी वंश शासन कर रहा था। और कलचुरी वंश की दो शाखा देखने को मिलता है। कौन कौन सा? कलचुरी वंश की दो शाखाएं देखने को मिलता है, जिसमें से रतनपुर और दूसरा है रायपुर। रायपुर तो मराठों के अप्रत्यक्ष रूप से दो जगहों में शासन करेगा, जिसमें से रायपुर में देखने को मिलेगा रघुनाथ सिंह। कौन देखने को मिलेगा? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्र मराठा शासक कौन था? अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? कलचुरी वंश के प्रथम अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? वो था रघुनाथ सिंह। ठीक, वही अंतिम
मराठों के अधीन शासक अगर पूछे तो वो कौन होगा? मोहन सिंह होगा। रतनपुर शाखा की बात कर रहा हूं मैं, मोहन सिंह, मोहन सिंह होगा। कौन होगा? मोहन सिंह होगा भाई। ठीक है, कौन होगा? मोहन सिंह होगा। क्यों होगा? क्योंकि रघुनाथ सिंह का जो शासनकाल रहता है वह 1732 में, कब से? 1732 से लेकर इनका समय अवधि देखें, इसकी मृत्यु होती है कब? 1745 ईस्वी में। 1745 ईस्वी में होता है, 1745 ईस्वी में होता है भाई। ठीक है, और 1745 के बाद, 1745 के बाद यहाँ पे मोहन सिंह शासन करना प्रारंभ कर देगा। कब से कब तक करेगा? फिर 1757 तक करेगा, इसकी मृत्यु तक। ठीक है, ये हो गया भाई, 1757 तक ये मोहन सिंह शासन करेगा। तो इन संबंधित रघुनाथ सिंह और मोहन से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न? रतनपुर शाखा के अंतिम मराठा अधीन कलचुरी वंश कौन थे? वो था मोहन सिंह। मराठों से पहले स्वतंत्र शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। ठीक, यहीं से खेला हो जाता है भाई, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि रतनपुर और रायपुर अलग अलग है, लेकिन वंश कौन सा है? कलचुरी है। ठीक इसी प्रकार पूछेगा रायपुर के प्रथम मराठों के अधीन शासक कौन है? तो वो है अमर सिंह। अमर सिंह है। कौन है? अमर सिंह है। और अमर सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1741 से लेकर 1741 से लेकर 1750 ईस्वी तक रहेगा। कब तक? 1750 ईस्वी तक रहेगा भाई। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाएगी कब होगा? 1753 को होगा। कब होगा? 1753 को होगा। जब 1753 को होता है तब इसके पुत्र शिवराज सिंह, अब ये शिवराज सिंह है, इसे उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तराधिकारी ये था, क्या था? उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, घोषित किया गया था, लेकिन ये राजा नहीं बनता, शासक नहीं बनता। ठीक, याद कीजिए, ये शासक नहीं बनता, इसे अंतिम ना लेना। रायपुर शाखा के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? अमर सिंह था। क्यों? क्योंकि यह घोषित था कि यह उत्तराधिकारी होगा, लेकिन मृत्यु के बाद शिवराज सिंह को अलग जगहों में जमीन देकर इसे खदेड़ दिया जाता है, इसे शासन करने नहीं देता है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? शिवराज सिंह अंतिम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उत्तराधिकारी है। ठीक, ये है जी, अमर सिंह प्रथम है और अमर सिंह अंतिम भी है रायपुर का। हाँ, लेकिन ऐसा पूछे कि रायपुर शाखा के कलचुरी वंश का अंतिम 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 कलचुरी शासक कौन था? अमर सिंह था। अंतिम कौन सा था? अमर सिंह था। खेला इसी से होता है भाई, शिवराज सिंह को लोगे गलत होगा, पहले भी व्यापम ले चुका है अमर सिंह को ऑप्शन में। ठीक, याद रखते हुए चलिएगा भाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो छत्तीसगढ़ में मराठों के अप्रत्यक्ष शासन किसके द्वारा होगा? रतनपुर शाखा में रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह इसके अंतर्गत आएंगे। रायपुर शाखा के अंतर्गत अमर सिंह, शिवराज सिंह आएंगे। सिर्फ शिवराज सिंह को उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। ठीक है, ये क्या थे? अप्रत्यक्ष रूप से शासन। अब यहाँ पे कौन आएगा भाई? अब आएगा हमारे यहाँ बिम्बाजी भोसले। अब हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? मराठों का शासन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? शासक आएगा नागपुर से, यहाँ पे बिम्बाजी भोसले आएंगे। आएगा क्यों? आएगा क्यों? आएगा इसलिए क्योंकि रतनपुर में, नागपुर में नागपुर में रघु जी प्रथम शासन कर रहा था। कौन शासन कर रहा था? रघु जी प्रथम शासन कर रहा था। इसका समय अवधि कब से कब है? 1739 ईस्वी में क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और इसकी मृत्यु कब होती है? 1755 में। कब होता है? 1755 में होता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया कि कब होता है? 1755 में इसकी मृत्यु होती है। अब मृत्यु होती है तो इसकी पत्नियां कितनी थी? उस समय इसकी पत्नियां तो 14-15 पत्नियां थी, जिसमें से दो प्रमुख था। कौन सा था? दो प्रमुख था। इस दो का नाम क्या क्या था? एक का नाम था शोलाबाई, एक का नाम था
16 बाई। दूसरे का नाम था क्या था? दूसरे का नाम था बालाबाई। क्या नाम था? बालाबाई। बालाबाई। ठीक। ये बालाबाई और 16 बाई, अब दोनों से अलग अलग पुत्र की प्राप्ति होगी। तो दोनों से अलग अलग पुत्र की प्राप्ति होगी, तो दोनों पुत्र की अलग अलग मां की बनेगा क्या? बच्चों का बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तू मेरा सौतेला भाई है, तू मेरा सौतेला भाई, झगड़ा तो होगा ही। चलिए तो फिर झगड़ा की कराते हैं फिर यहाँ पे। 16 बाई की 2 पुत्र और बालाबाई के भी 2 पुत्र। 16 बाई के भी 2 पुत्र, बालाबाई के भी 2 पुत्र। सबसे बड़ा था मुधोजी। मुधोजी। ठीक है। उसके बाद इनका छोटा भाई था, कौन सा था? बिंबाजी। कौन सा था? बिंबा जी। ठीक है। 16 बाई का पुत्र था, जिसका नाम था पहला का जानो जी। जानो जी। ठीक है। कौन सा नाम? जानो जी। अब जानो जी के छोटा भाई का नाम क्या था? शंबा जी। कौन सा था? शंबा जी। अलग अलग पुत्र, अलग अलग भाई, भाई में खटमल बनेगा तो नहीं। पहले के भाई बहुत ही भयानक थे जी। अभी जो हमारे यहाँ भाई देखने को मिलता है वो बहुत ही प्रिय रहते हैं, बहुत प्रेम करता है ना। और लेकिन उस समय के जो भाई भाई थे वो सत्ता लोभी था। उस समय के भाई भाई सत्ता लोभी थे। एक भाई दूसरे भाई का कत्ल कर देता था और कत्ल करने के बाद उसके स्थान पे क्या बनता था? राजा बनता था और उसके स्थान पे शासन करता था, है ना। तो कलयुग के भाई तो थोड़ी ना थे उस समय। तो उस समय क्या था जी, देखते हैं। ये जो जानो जी है, शंबा जी है और मुधो जी है, बिंबा जी है, जब रघु जी प्रथम की मृत्यु होगी 1755 में, तब इसके लिए सत्ता का संघर्ष होगा कि मैं नागपुर में शासन करूंगा। कहां पे? मैं नागपुर में शासन करूंगा। कौन बोलेगा? मुधो जी बोलेंगे और जानो जी भी बोलेगा, क्योंकि ये दोनों बड़े बड़े हैं जी। ये दोनों बड़े बड़े हैं, जिसमें से जानो जी का सपोर्ट कौन करेगा? संभा जी करेगा। मुधो जी का सपोर्ट बिंबा जी करेगा। ठीक है। अब इसमें होगा संघर्ष। तो संघर्ष होगा तो उस समय पेशवा आएंगे। क्या आएंगे? पेशवा आएंगे और पेशवा आने के बाद इन सभी के मध्य में क्या करेंगे? समझौता करेगा और साम्राज्य का बंटवारा करेगा। और साम्राज्य का जब बंटवारा करेगा तब उस समय जानो जी को क्यों क्या मिलेगा? जानो जी को मिलेगा कौन सा क्षेत्र? नागपुर क्षेत्र। नागपुर क्षेत्र मिलेगा। संभाजी को मिलेगा बरार क्षेत्र। बरार क्षेत्र मिलेगा। मुधो जी को कौन सा मिलेगा? चांदा। और बिंबा जी को मिलेगा कौन सा क्षेत्र? हमारे छत्तीसगढ़ रतनपुर। ठीक है। रतनपुर। रतनपुर मिलेगा। ठीक है, जो कि है छत्तीसगढ़ में। ये है जी। अलग अलग जगह मिला, अलग अलग शासक को। ठीक है। कुछ समय के बाद जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तब उसके बाद मुधो जी यहाँ पे नागपुर में भी शासन करना प्रारंभ कर देगा भी। ठीक है। ये आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे पहले आएगा वो है बिंबा जी। बिंबा जी से हमें क्या है? बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यहीं से तो हमारा प्रश्न आएगा। तो यहीं से ही खेला पूरा प्रारंभ होगा कि प्रत्यक्ष रूप से कब होगा, अप्रत्यक्ष रूप से कब होगा, और कब सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ होगी, उसको हम लोग बारी बारी करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे भाई। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग प्रारंभ करेंगे, क्या बिंबा जी से प्रारंभ करेंगे? ठीक है। अब बिंबा जी से जब प्रारंभ करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कौन आएगा? बिंबा जी आएंगे। कौन आएगा? बिंबा जी आएगा। और बिंबा जी जब आएंगे तब इसके साथ इनके वंशाक्रम भी आएंगे, बहुत सारे आएंगे। क्या? सेनापति आएंगे, इनके साथ इनकी पत्नियां, साम्राज्य पूरा आएगा। जब आएंगे तो उस समय क्या होगा? उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में कौन शासन कर रहा था भाई? तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में शासन कौन करेगा? तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था कौन? रतनपुर में कौन शासन कर रहा था? रतनपुर में शासन कर रहा था रघुनाथ सिंह। के बाद कौन शासन करेगा? जब आएंगे तब, मतलब 1700 बिंबा जी हमारे यहाँ कब आएगा? 1757 को आएंगे। कब आएंगे? 1757 को आएंगे। और उस समय मोहन सिंह, मोहन सिंह शासन कर रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। मोहन सिंह शासन कर रहा है किस जगह पे? रतनपुर में। रतनपुर में शासन कर रहा है। अब रतनपुर में बिंबा जी आएंगे, तब उसी समय मोहन सिंह की क्या हो जाती है?
बीमारी से मृत्यु हो जाती है। तो बिना कोई झंझट किए हुए, बिना कोई झंझट किए, अब यहाँ पे शिवाजी, सॉरी शिवाजी बोल रहा हूं, इसे, सॉरी सॉरी सॉरी, शिवाजी नहीं है, कौन सा है जी? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से शासन देखने को मिलेगा बिंबा जी। किसकी देखने को मिलेगा? बिंबा जी के देखने को मिलेगा। ये जो बिंबा जी है, ये क्या है? ये जो बिंबा जी है, आपको देखने को क्या मिलेगा? यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन करना प्रारंभ कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब छत्तीसगढ़ में बिंबा जी का आगमन हो गया जी। कब हुआ है? 1757 को हुआ है। 1757 को हुआ तो है, लेकिन इसको राज्य सौंपते समय शासन करते हुए इसे 1 वर्ष लग जाएगा, और 1758 में इसको क्या मिलेगा? गद्दी मिलेगा। ठीक है, 1758 को गद्दी मिलेगा। और ये जो बिंबा जी है, यह 1758 से लेकर 1787 तक शासन करेगा। कब से कब तक करेगा? 1787 तक शासन करेगा। इसकी मृत्यु होगी कब? 1787 को होगा। कब होगा? 1787 को होगा भाई। ठीक है, इतना आपको पता चल गया? ठीक है भाई, इतना पता चल गया। जब 1787 को इसकी मृत्यु होगी, तो उस समय इसके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं रहता, क्योंकि इसका पुत्र ही नहीं रहता। इनका पुत्र ही नहीं रहता। तो पुत्र नहीं रहता, तो ये क्या करेंगे? अपने भतीजे को, किसको? अपने भतीजे को। और इसका जो भतीजा रहता है, कौन? मुद्दो जी का बेटा रहेगा, भतीजा। और मुद्दो जी के कितने पुत्र थे जी? तो मुद्दो जी के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे जी। अब इस 3 पुत्र में से सबसे बड़ा कौन था जी? तो सबसे बड़ा था रघु जी, रघु जी द्वितीय। ठीक। दूसरे नंबर का था छिमड़ा जी, छिमड़ा जी था। कौन सा था? छिमड़ा जी था। तीसरे नंबर का था वेंको जी, वेंको जी। ठीक है, तो 3 पुत्र था। इस 3 पुत्र में से रतनपुर में बिंबा जी कौन उत्तराधिकारी बनाएगा? छिमड़ा जी को उत्तराधिकारी बनाएगा। कौन बनाएगा? बिंबा जी। और बिंबा जी ही क्या, बिंबा जी छिमड़ा जी को क्या करते हैं? उत्तराधिकारी बना लेते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये क्या करेंगे? ये हमारे छत्तीसगढ़ में छिमड़ा जी शासन करेंगे। कब हुआ है मृत्यु इनकी? 1787 को हुआ है। तब 1787 को चिमड़ा जी हमारे यहाँ शासन करेंगे। और इसको ये क्या हो, रास नहीं आएगा किसका? चिमड़ा जी का राजा बनना। किसको? रघु जी द्वितीय को। तो अब ये क्या करेंगे? रघु जी द्वितीय, रघु जी द्वितीय इसको षड्यंत्र के जरिए चिमड़ा जी को मृत्यु दिला देता है। एक ही वर्ष शासन किया है, 1788 में इसको क्या करवा देता है? मृत्यु दिलवा देता है। एकदम संदिग्ध मृत्यु दिला देता है। कौन दिलाता है? रघु जी द्वितीय दिला देता है। और स्वयं राजा नहीं बनता, स्वयं शासक नहीं बनता, अपने छोटे भाई वेंको जी को क्या कर देता है? यहाँ पे शासक करने के लिए बोल देता है। राजा कौन होगा? तो आप फिर वेंको जी होगा। कौन होगा? वेंको जी होगा। अब वेंको जी क्या करेंगे? वेंको जी अब यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनको डर हो गया है, अगर मैं भी रतनपुर जाऊंगा, मेरे को भी ये षड्यंत्र के थ्रू उड़वा देगा, मृत्यु दिला देगा। उसके बाद यह अकेला रहकर शासन करेगा। कौन बोला? वेंको जी बोला। अब वेंको जी क्या करेंगे? तो फिर ठेकेदारी व्यवस्था से यहाँ पे सूबा व्यवस्था क्या करेंगे? शासन करेंगे। सूबेदारों के थ्रू यहाँ पे शासन करेगा भाई। तो सूबा व्यवस्था कौन प्रारंभ करेगा? वेंको जी करेगा। ठीक है, वेंको जी करेगा सूबा व्यवस्था का प्रारंभ। वेंको जी का पुत्र कौन सा था? वेंको जी का पुत्र आपको देखने को मिलेगा कौन? अप्पा शाही। कौन देखने को मिलेगा? अप्पा शाही। लेकिन वेंको जी की मृत्यु के बाद, वेंको जी की मृत्यु के बाद नागपुर में कौन शासन करने लग जाएगा? रघु जी द्वितीय शासन करने लग जाएगा। रघु जी द्वितीय जब शासन करने लग जाएगा, तब यह अपने पुत्र, अपने पुत्र, इसके पुत्र कौन थे जी? परसो जी या फिर पुरसो जी, पुरसो जी, पुरसो जी को क्या करेंगे? रातनपुर में शासन करने को लिए दे देगा। ठीक है, इसके ही एक पुत्री थी जिसका नाम था बानूबाई। क्या था? बानू,
बाई। इस बानुबाई से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उस पुत्र का क्या नाम था जी? तो उस पुत्र का नाम था रघुजी तृतीय, जिसे का ही आधार कार्ड में क्या नाम देखने को मिलता है? बाजीबा देखने को मिलता है, रघुजी तृतीय। ठीक है, रघुजी तृतीय। यही जो रघुजी तृतीय है, यही पुनः मराठा शासक के रूप में शासन करेगा जी। ठीक है, तो वेंको जी के पुत्र कौन थे जी? अप्पा साहेब। कौन सा था? अप्पा साहेब। ठीक, तो वेंको जी के बाद शासन कौन करेगा? वेंको जी के बाद शासन करेगा रघु जी। अब रघु जी के बाद रघु जी यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में शासन नहीं करेगा, नागपुर में करेगा और रतनपुर में अपने पुत्र परसो जी को यहाँ पे शासन करना दे देगा। ठीक है भाई, तो परसो जी भी शासन करेगा। तो सूबा व्यवस्था कौन प्रारंभ किया है? सूबा शासन किया है कौन? सूबा शासन किए हैं कौन? सूबा शासन किए हैं वेंको जी, और उसे के ही थ्रू परसो जी भी करेंगे और अप्पा साहेब भी करेगा। तो तीन शासक आपको देखने को मिलेगा सूबा शासन के अंतर्गत। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। अप्पा साहेब परसो जी, रघु जी द्वितीय की मृत्यु दिलाने के बाद, मृत्यु जब हो जाएगा तब परसो जी को क्या करेंगे? अप्पा साहेब मृत्यु दिला देगा षड्यंत्र तरीके से। अब इसकी मृत्यु होगा तब उस समय रघु जी तृतीय क्या रहेंगे? अल्पवयस्क करेंगे, तब इनका शासन नहीं आ पाएगा। तब क्या करेंगे? अप्पा साहेब शासन करेगा। जब अप्पा साहेब शासन करता है तब इस समय क्या होता है? इस समय ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे संधि होगा, जिसके थ्रू क्या कहेगा? आप हमारे अधीन में शासन करोगे करके बोलेगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या? फिर अधीक्षक के अधीन मराठा शासक। ठीक है, क्यों? क्योंकि रघु जी तृतीय अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे। इसके वयस्क होने तक हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश के अधीन मराठा शासन देखने को मिलेगा, और किसके थ्रू देखने को मिलेगा? रघु जी तृतीय। ठीक, तो यहाँ पे आपको कब प्रत्यक्ष रूप से शासन करना देखने को मिलेगा, कब अप्रत्यक्ष शासन देखने को मिलेगा, कब सूबा शासन देखने को मिलेगा, कब पुनः सूबा शासन, सॉरी, कब पुनः मराठा शासन देखने को मिलेगा, कब प्रत्यक्ष रूप से शासन करना देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को समझ में आ गया है, मैं ऐसा आशा कर रहा हूं। ठीक है, आज हो गया है 32 मिनट, 32 मिनट भी उतना ज्यादा नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लिए हैं अप्रत्यक्ष, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यक्ष, जिसमें से प्रत्यक्ष का हिंट दे दिया हूं मैं। प्रत्यक्ष किस प्रकार से होगा? यहाँ पे मोहन सिंह शासन कर रहा था उस समय, तब आएंगे कौन? बिंबा जी आएंगे। तो चलिए बिंबा जी से स्टार्ट करते हैं। बिंबा जी भोसले से हम लोग क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन देखेंगे जी। ठीक है, क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा देखेंगे। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मराठा मराठा शासन। अब प्रत्यक्ष मराठा शासन की बात कर रहा हूं, तो इसके अंतर्गत हमें कितने शासक को देखना पड़ेगा जी? अब मराठों की बात आ ही रही है, तो इसमें कितने मराठा शासक हुए हैं, इसको हम लोग याद करे हैं, ट्रिक के जरिए याद किए हैं सर। जी हाँ, ट्रिक के जरिए याद किए हैं सर प्रत्यक्ष मराठा शासक को, जिसमें से हम लोग पहले देखे थे कौन सा था? पहला बिंबा जी था, बिंबा जी भोसला, बिंबा जी भोसला। दूसरा कौन सा था जी? तो दूसरा था चिमड़ा जी भोसला, चिमड़ा जी भोसला। तीसरे नंबर का कौन सा था? वेंको जी, वेंको जी भोसला। चौथे नंबर पे कौन सा था? परसो, परसो जी भोसला। और पांचवें नंबर पर कौन सा था? अप्पा जी, अप्पा साहेब, अप्पा साहेब बोल दे। ठीक है, अप्पा साहेब था, जिसको हम लोग ट्रिक के जरिए भी याद किए हैं पिछली कक्षा में। ट्रिक क्या था? ट्रिक क्या था? तो ट्रिक था क्या? बचाओ। क्या था? बचाओ परसो। क्या था? बचाओ परसो अप्पा, बचाओ परसो, परसो अप्पा। क्या था? बचाओ परसो अप्पा था। ये ट्रिक है जी, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, प्रत्यक्ष मराठा शासक को शासक के रूप में याद कर सकते हैं, जिसमें से फेंको जी से लेकर परसो जी और अप्पा साहब, ये तीनों का क्या करेंगे? सूबा व्यवस्था देखने को मिलेगा, जिसमें से बिंबू जी का शासनकाल आपको देखने को कब से कब मिलेगा? 1787 में जरूर आते हैं, लेकिन एक वर्ष के बाद
87 बोल रहा था क्या, 57 में आते हैं और उसके बाद 58 से लेकर 87 तक ये क्या करेंगे, शासन करेंगे। ठीक है, अब 1787 के बाद से 1787 से लेकर 1788 तक चिमड़ा जी शासन करेंगे। उसके बाद वेंको जी 1788 से लेकर 1788 से लेकर 1811 तक शासन करेंगे। 1811 तक शासन करेंगे। उसके बाद परसों जी 1811 से लेकर 1811 से लेकर 1816 तक ये क्या करेंगे, शासन करेंगे। और 1816 के बाद 1816 के बाद अप्पा साहेब 1818 तक शासन करेंगे। उसके बाद इसका अता पता देखने को नहीं मिलता। तो फिर क्या करेंगे भाई, अब यहां से क्या हो जाएगा, फिर ब्रिटिश अधीक्षक की शासन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, अभी भी हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक, तो ये रिवीजन भी हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे बिंबा जी। क्या देखेंगे, बिंबा जी जो कि प्रत्यक्ष शासन करेगा। चिमड़ा जी भी क्या करेंगे, प्रत्यक्ष शासन करेगा। ये क्या करेंगे, प्रत्यक्ष शासन, प्रत्यक्ष शासन करेगा। वही ये तीनों क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष शासन करेगा, अप्रत्यक्ष शासन करेगा। जिसमें से अप्रत्यक्ष रूप में क्या करेगा, सूबा शासन, सूबा शासन देखने को मिलेगा। जिसके अंतर्गत आपको वेंको जी के अंतर्गत 6 सूबेदार देखने को मिलेगा। और परसो जी और अप्पा साहेब ये जो दोनों हैं, इसके अंतर्गत आपको कितने देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा और दो, जो इसमें से सखाराम टाटिया और सीताराम भी देखने को मिलेगा, मतलब 3 देखने को मिलेगा। 3 सूबेदार यहाँ पे देखने को मिलेगा, 3 सूबेदार देखने को मिलेगा। 3 सूबेदार ये दोनों शासकों के मध्य में देखने को मिलेगा भाई। ठीक, तो चलिए पहले प्रथम हम लोग बात करेंगे मराठा शासक में बिंबाजी भोसले। ठीक है भाई, चले भाई अब हम लोग यहां से चालू करेंगे क्या, बिंबाजी भोसले। और ये जो बिंबाजी भोसले है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिंबा जी भोसले। बिंबाजी भोसले का समय अवधि कब से कब रहेगा, इसका समय अवधि की बात की जाए, समय अवधि की, तो इसका समय अवधि क्या है, समय क्या रहेगा, शासन समय क्या रहेगा भाई, हमारे छत्तीसगढ़ में आगमन कब होगा, छत्तीसगढ़ में आगमन, तो छत्तीसगढ़ में इसका आगमन होता है 1757 को। कब होता है, 1757 को। लेकिन छत्तीसगढ़ में शासन शासन कब से प्रारंभ करेगा, शासन प्रारंभ कब करेगा, तो शासन प्रारंभ प्रारंभ कब करेगा भाई, तो शासन प्रारंभ करेगा 1758 को। कब करेगा, शासन प्रारंभ कब करेगा, 1758 को करेगा। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया, प्रारंभ करेगा। और इसका मृत्यु कब होगा, तो इसकी मृत्यु से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो मृत्यु भी देख लेते हैं। मृत्यु, तो इसकी मृत्यु होती है 1787 को। कब होता है, 1787 को होता है। तो इसका शासन काल आपको देखने को मिलेगा कब से कब तक, 1758 से लेकर 1787 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या देखने को मिलेगा, राजधानी क्या देखने को मिलेगा, राजधानी इसकी रहेगी क्या, राजधानी रहेगा रतनपुर। क्या रहेगा, रतनपुर रहेगा। ठीक, इसकी विशेषता क्या होगी, तो इसकी विशेषता है यह छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बना। क्या बना, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक अगर पूछे तो वो कौन है जी, वो है बिंबाजी भोसले। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है जी। जब यहाँ पे आते हैं 1757 को, तो उस समय मोहन सिंह यहाँ पे शासन कर रहा था। उसकी मृत्यु होने के बाद 1758 से लेकर ये क्या करेंगे, शासन प्रारंभ करेंगे भाई, प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे आ गया राजा, क्या आ गया, राजा आ गया। अब जब आते हैं यहाँ हमारे, तो ये बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करेंगे, बहुत सारे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके प्रशासनिक कार्य।
जब हमारे यहाँ आते हैं तो चार प्रकार के, मुख्य रूप से अगर देखें तो चार प्रशासनिक सुधार करते हैं, चार प्रमुख प्रशासनिक कार्य करते हैं और चार ही स्थापना करते हैं। प्रमुख की बात कर रहा हूं, स्थापत्य कार्य भी करते हैं चार। चलिए वो कौन कौन सा देखते हैं। जब बिंबा जी आते हैं हमारे यहाँ पे तो किस रूट से आएंगे भाई, रूट देखिए, तो रूट देखते हैं। जब आता है यहाँ पे तो नागपुर यहाँ पे है, कहां पे है, नागपुर यहाँ पे है, नागपुर यहां से है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश कहां से होगा, नागपुर से, मतलब आएगा रायपुर, राजनांदगांव आएगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा, नेशनल हाईवे नंबर 53 देखने को मिलेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा भैया, नेशनल हाईवे नंबर 53, जो कि कुछ इस प्रकार से जाता है। ये कौन सा है, नेशनल हाईवे नंबर, नेशनल हाईवे नंबर 53 से प्रवेश होगा। जब प्रवेश होगा तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा राजनांदगांव। कौन सा आएगा, राजनांदगांव, राजनांदगांव, कौन सा है, राजनांदगांव है। ठीक है, ठीक यही पास बेमेतरा में कौन सा है, खुज्जी है। कौन सा है, खुज्जी है भाई, खुज्जी है। उसके बाद ये रायपुर होते हुए, रायपुर होते हुए ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा बिलासपुर में, रतनपुर में जाएगा। ठीक है, तो ये रायपुर भी गया, रायपुर भी गया और रतनपुर भी गया, रतनपुर भी गया। तो जब जाते हैं तो इसको पता चलता है कि रायपुर में अलग शासन कर रहा है और रतनपुर में अलग शासन कर रहा है। तो ये जब जानेगा तो इसे क्या करेगा, रतनपुर और रायपुर को एक करेगा, एकीकरण करेगा, मतलब प्रशासनिक एकीकरण करेगा। पहला कार्य प्रशासनिक एकीकरण, पहला कार्य प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासनिक एकीकरण क्या हो गया, प्रशासनिक एकीकरण हो गया, किसका, रायपुर और रतनपुर का क्या हो गया, प्रशासनिक एकीकरण हो गया। ठीक है, इसमें लिखने की आवश्यकता है क्या, रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण लिख दिया हूं, है ना, प्रशासनिक एकीकरण। अगर कुछ भी बंधु भाई को तनिक सी समस्या हो रही है तो कुछ बात आप अफसोस मत कीजिए, लिख रहा हूं मैं प्रशासनिक एकीकरण, प्रशासनिक कार्य। अब प्रशासनिक कार्य में पहला कार्य कौन सा, तो पहला कार्य है रायपुर, रायपुर व रतनपुर, रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया, प्रशासनिक एकीकरण क्या किया, प्रशासनिक एकीकरण किया। दूसरा कार्य क्या किया, तो दूसरा कार्य क्या किया जी, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना किया। एक जगह है उसमें क्या करेगा, नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा, तो कहां पे करेगा, रतनपुर में, रतनपुर में नियमित, नियमित न्यायालय, न्यायालय क्या करेगा, नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा, नियमित न्यायालय, न्यायालय की स्थापना करेगा। क्या करेगा, नियमित न्यायालय की स्थापना। ठीक भैया, नियमित न्यायालय की स्थापना हो गया और प्रशासनिक एकीकरण भी हो गया, ये पता चल गया। आया कहां से है, इसको देखिए, राजनांदगांव से आया है सर, और इसी के ही साथ में है खुज्जी, और ये जो खुज्जी है ये बेमेतरा में है, ये चापलूसी कर लिया। क्या कर लिया, चापलूसी कर लिया। तो राजनांदगांव और खुज्जी को क्या करेगा, जमींदारी प्रारंभ करेगा। ये जो राजनांदगांव और खुज्जी है यहां क्या करेगा, जमींदारियां प्रारंभ किया जाएगा। कौन करेगा भाई, तो यहां पे करेगा बिम्बाजी भोसले। तो तीसरा कार्य क्या होगा, राजनांदगांव, राजनांदगांव व खुज्जी को, खुज्जी है बेमेतरा में, बेमेतरा में, इन दोनों को क्या करेगा, जमींदारी बनाएगा, जमींदारी बनाएगा। और जमींदारी बनाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, फिर जमींदारियां प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ परगना पद्धति का ये क्या करते हैं, सूत्रधार करते हैं। सोचा था कि परगना पद्धति लाया जाए क्या, लेकिन लाया नहीं। लाता कौन है,
प्रारंभ कौन करता है परगना पद्धति का? तो विठल राव दिनकर करते हैं। परगना पद्धति का सूत्रधार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोचते हैं कि परगना पद्धति चालू हो जाए। तो परगना पद्धति पद्धति कौन सोचता है? परगना पद्धति सोचता है बिंबाजी भोसले। इस वजह से परगना पद्धति का सूत्रधार सूत्रधार कहा जाता है किसे? बिंबाजी भोसले को कहा जाता है। प्रारंभ कौन करता है? विठल राव दिनकर, जो कि है सूबेदार, जो कि है दूसरे नंबर का सूबेदार विठल राव दिनकर प्रारंभ करते हैं। तो बिंबाजी भोसले का 4 कार्य आपको याद हो गया। कौन कौन सा है? प्रशासनिक कार्य में रायपुर व रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण करेगा, रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना करेगा, राजनांदगांव व खुज्जी को जो कि बेमेतरा में है उसे जमींदारी बनाएगा और जमींदारी प्रारंभ करेगा। ठीक है, परगना पद्धति का सूत्रधार कहा जाता है क्योंकि ये परगना पद्धति को सोचता है। ठीक है भाई, अब ये पहला कार्य तो ये हो गया प्रशासनिक कार्य। अब यहाँ पे दूसरा कार्य भी करेगा। क्या कार्य करेगा? दूसरा कार्य भी करेगा सर। दूसरा कार्य किस प्रकार से? स्थापत्य कार्य करेगा। क्या करेगा? स्थापत्य कार्य करेगा। ये जो स्थापत्य कार्य है इसमें से बहुत सारे स्थापत्य कार्य करेंगे भाई। इनके साथ एक ही तो नहीं आ रहेगा। मराठा है, इनके साथ बहुत सारे मुस्लिम भाई भी आए थे, मराठा आए थे, हिंदू आए थे। तो आए थे तो यहाँ पे क्या करेगा भाई? मंदिरों का निर्माण करवाएगा। क्या करेगा? मंदिरों का निर्माण कराएगा, मस्जिदों का निर्माण कराएगा, जिसमें से प्रमुख मंदिर कौन सा था? राम टेकरी मंदिर था। कौन सा था? राम टेकरी, राम टेकरी मंदिर था। कहां पे स्थापना करेंगे? रतनपुर में। कहां पे? रतनपुर में क्या स्थापना करेंगे? राम टेकरी मंदिर की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे रतनपुर में ही खंडोबा मंदिर, खंडोबा मंदिर की स्थापना करेंगे। क्या करेगा? खंडोबा मंदिर की स्थापना करेगा। कहां पे करेगा? रतनपुर में। कहां पे करेगा? रतनपुर में करेगा। ठीक है भाई, उसी के ही साथ और मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसमें से लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है रतनपुर में। कौन सी मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करेंगे। लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना करेंगे। कहां पे? रतनपुर में ही करेंगे। कहां पे? रतनपुर में ही करेंगे भाई। ठीक है, इसके ही अलावा रतनपुर में मस्जिद का निर्माण करवाएगा। क्या करवाएगा? मस्जिद। रतनपुर में मस्जिद का निर्माण करवाएगा, मस्जिद का निर्माण करवाएगा। ठीक, क्या करवाएगा? मस्जिद का भी निर्माण करवाएगा, क्योंकि इनके साथ बहुत सारे मुस्लिम सेनापति भी आए थे, उस्ताद था, है ना, ये बहुत ही थे। तो ये थे जी क्या? ये थे स्थापत्य कार्य, और ये थे क्या? प्रशासनिक कार्य। किसका? बिंबाजी भोसले का। सिर्फ और सिर्फ यही बस 2 कार्य करवाए, इसके अलावा और कुछ नहीं करवाया? करवाए हैं ना, जीर्णोद्धार भी करवाए हैं। क्या करवाए हैं? जीर्णोद्धार भी करवाए हैं। और किसका जीर्णोद्धार करवाएंगे? मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे। तो तीसरे नंबर का कार्य क्या होगा? जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार करवाएंगे। किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएंगे? रायपुर में जो स्थित है दुधाधारी मठ। क्या है? रायपुर में एक मठ है जिसका नाम है दुधाधारी मठ। अब इस दुधाधारी जो मठ है इसका क्या करवाते हैं? ये जीर्णोद्धार करवाते हैं। साथ ही साथ ये प्रारंभ करवाते हैं। क्या प्रारंभ कराएंगे? क्या कराएंगे? प्रारंभ करवाएंगे जो दान दिया जाता है। क्या दान दिया जाता है? दशहरा में दान दिया जाता है सोनपत्ती, उसका प्रारंभ करवा देंगे। तो दशहरा में सोनपत्ती दान कराने प्रारंभ करेंगे, दान देना प्रारंभ करेंगे, दान देना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो दशहरा में क्या करेंगे भाई? दशहरा ये ऐसा होगा, दशहरा। ठीक है, दशहरा में क्या करेंगे? सोनपत्ती दान देना प्रारंभ करेंगे, सोनपत्ती दान देना की प्रथा प्रारंभ करेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे? प्रथा प्रारंभ करेंगे। इसकी मृत्यु आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूं मैं, 1787 में, है ना। जब 1787 में होता है मृत्यु, तो उस समय एक पुस्तक में जो कि कोलब्रुक्स आया था हमारे यहाँ, उसमें कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद इसमें राज्य में अशांति फैल गई थी। कोलब्रुक्स बोलते हैं, जो कि यूरोपीय यात्री हैं। क्या है? मृत्यु के बारे में कौन बोलता है? तो मृत्यु के बारे में कौन बोलता है जी? कोलब्रुक्स। कोलब्रुक्स बोलते हैं। कौन बोलता है? कोलब्रुक्स बोलता है। ठीक है, कौन बोलता है? कोलब्रुक बोलता है। ये जो कोलब्रुक है, ये क्या है? ये जो कोलब्रुक है, ये बोलते हैं बिम्ब जी की मृत्यु के बाद यहाँ पे रतनपुर में अशांति फैल गई थी। अशांति फैल गई थी। क्या फैल गई थी? अशांति फैल गई थी, जिसमें से इसकी पत्नी, जिसमें से बिम्बा जी की पत्नी, किसकी पत्नी? बिम्बा जी की, बिम्बा जी की पत्नियां, पत्नियां। अब एक पत्नियां नहीं थी, इस वजह से पत्नियां लिख रहा हूं। इसके 3 पत्नी आपको देखने को मिलेगा। कितनी पत्नियां? 3 पत्नियां देखने को मिलेगा। बिम्बा जी की मृत्यु के कारण इसकी जो 3 पत्नियां थी वो अलग अलग कार्य करेगा। क्या करेगा? अलग अलग कार्य करेगा। जिसमें से बिम्बा जी की 3 पत्नियों में से पहला पत्नी कौन सा था? आनंदी बाई। कौन सा था? आनंदी बाई। आनंदी बाई। दूसरी पत्नी का क्या नाम था जी? उमाबाई। क्या था? उमाबाई। तीसरी पत्नी का क्या नाम था? तीसरी पत्नी का नाम था रमाबाई। क्या था? रमाबाई था। ये था 3 पत्नी उनकी। ये जो 3 पत्नी हैं वो अलग अलग कार्य करेगा। बिम्बा जी की मृत्यु के बाद एक पत्नी आपको मिलेगी जो सती हो जाएगी उन्हीं के ही साथ में। तो उमाबाई क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु के बाद सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इसी वजह से रतनपुर में इसी के ही याद में आपको देखने को मिलेगा क्या? सती चौरा। उमाबाई के ही याद में आपको देखने को मिलेगा क्या? सती चौरा, जो कि छत्तीसगढ़ के सती होने का प्रमाण देगा। कौन देगा? उमाबाई देगा। बिम्ब जी के मृत्यु के बाद रमाबाई क्या हो जाएगी? जोगन बन जाएगी। पति के वियोग में ये कहां पे चला जाएगा? वन चला जाएगा। कहां चला जाएगा? वन चला जाएगा। वन चला जाएगा और ये जोगन बन जाएगी। जोगन बन के ये कहां पे चला जाएगा? जोगन बन के वन में चला जाएगा। तो सत्ता का भागदौड़ कौन संभालेगा? तो सत्ता का भागदौड़ संभालेगा आनंदीबाई। तो सत्ता का भागदौड़ कौन संभालेगा? आनंदीबाई संभालेगा। सत्ता कौन संभालेगा? सत्ता संभालेगा आनंदीबाई। और उत्तराधिकारी कौन था? चिमड़ा जी था। कौन था? चिमड़ा जी था जी। तो अगला जो शासक बनेगा वो चिमड़ा जी बनेगा, है ना। चिमड़ा जी बनेगा। चिमड़ा जी के बारे में बाद में देखेंगे। पत्नियां हो गई किसकी? बिम्बा जी की। और इनके देखते हैं प्रमुख अधिकारियां, पदाधिकारियां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं बिम्बा जी से। ठीक है, तो बिम्बा जी के पदाधिकारी देखते हैं। जो बिम्बा जी हैं इसके जो पदाधिकारी हैं, क्या है? बिम्बा जी के पदाधिकारी, बिम्बा जी के पदाधिकारी, इनके जो पदाधिकारी हैं ये जो है अपने साथ मराठा भी लाए थे, अपने साथ क्या लाए थे? मुसलमान भी लाए थे, है ना। जिसमें से आपको प्रमुख देखने को मिलेगा घोड़ो महादेव। क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको भास्कर पंत देखने को नहीं मिलेगा, है ना। वो रघु जी प्रथम के सेनापति थे, लेकिन इनके सेनापति आपको देखने को मिलेगा नीलू पंत। कौन देखने को मिलेगा? नीलू पंत। नीलू पंत देखने को मिलेगा। ये जो नीलू पंत है ये क्या थे? सेनापति था। क्या था? सेनापति था। सेनापति था। ठीक। उसके बाद दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो पदाधिकारी था, राज पंडित था, कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट था। ये क्या था? राज पंडित था। राज पंडित था। ठीक है, ये क्या था? राज पंडित था। तो प्रशासन संभालने के लिए प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी भी होना चाहिए। तो राज्य का प्रशासनिक अधिकारी कौन था? राज्य का प्रशासनिक पदाधिकारी कौन था? वो था घोड़ो महादेव। कौन सा था? घोड़ो महादेव।
ये जो घोड़ो महादेव है ये कौन सा था? ये प्रशासनिक पदाधिकारी था। क्या था? प्रशासनिक पदाधिकारी था। क्या था? प्रशासनिक पदाधिकारी था। प्रमुख था ना, राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख था। प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी था। ठीक है। और सेना विभाग में इनके साथ जो मुसलमान भी आए थे उनको भी लिख लेते हैं सर। सेना विभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कौन? सेना विभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कादर खां। कौन देखने को मिलेगा? कादर खां। कादर खां देखने को मिलेगा। ये जो कादर खां है ये सेना विभाग के अंतर्गत था। सेना विभाग के अंतर्गत था। इसके अंतर्गत सेना विभाग के अंतर्गत था। वही अगर राजस्व विभाग की बात की जाए तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कृष्णराज महतो। क्या देखने को मिलेगा? कृष्णा जी महतो। महतो। प्रश्न पूछा गया है, ये सब प्रश्न पूछा लिए गए हैं। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये सब प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ये क्या थे? कृष्ण जी महतो क्या थे? राजस्व विभाग के थे। राजस्व विभाग के थे। ठीक, ये क्या थे जी? ये थे बिंबाजी भोसले के प्रमुख पदाधिकारी थे। क्या थे? बिंबाजी भोसले के प्रमुख पदाधिकारी थे। अब बिंबा जी के यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद कौन आता है शासन करने? इसके जो उत्तराधिकारी रहते हैं वो आते हैं, जिसका नाम था चिमड़ा जी। चिमड़ा जी आते हैं और चिमड़ा जी का शासन काल आपको देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका भी मृत्यु करा देता है। कौन कराता है? रघु जी द्वितीय करा देता है। पहले से हम लोग देख चुके हैं जी। ठीक है, तो समय भी हो गया 56 मिनट। कल हम लोग देखेंगे कौन सा? चिमड़ा जी के बारे में देखेंगे। चिमड़ा जी की मृत्यु किस प्रकार से रघु जी द्वितीय कराते हैं, और उसके बाद वेंको जी को क्या करवा देते हैं? राजा बना देते हैं। अब वेंको जी राजा बन जाते हैं तो वेंको जी के बाद, उसकी मृत्यु होने के बाद नागपुर की गद्दी पे कौन हो जाएगा? रघु जी द्वितीय हो जाएंगे। अब जब रघु जी द्वितीय जब राजा बनेंगे तब उसके बाद उसके पुत्र परसो जी को रतनपुर में शासन करना बैठ जाएगा, बैठा देंगे और शासन करेंगे। और परसो जी क्या थे? अयोग्य थे, शासन करने के लिए इसमें उतना ज्यादा मानसिक नहीं था जी। इस वजह से इनको भी मृत्यु कौन दिला देगा? अप्पा साहेब दिला देंगे। क्यों? क्योंकि रघु जी द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है, इस वजह से अप्पा साहेब की इसकी मृत्यु दिलाना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कल हम लोग देखेंगे। तो आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा तो कमेंट को अच्छे से क्या करेंगे? हमें शेयर कीजिएगा अच्छे कमेंट के रूप में। ठीक है, आपको यह अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।